हेलो दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का प्रावधान किया गया है। भाग 18 अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का वर्णन किया गया है। किसी भी राष्ट्र में आपातकाल क्यों लगाया जाता है? जब किसी राष्ट्र के सामने संकटकालीन और असामान्य स्थितियां उत्पन्न होती हैं, तो इस कारण उस राष्ट्र की संप्रभुता, एकता, अखंडता, संवैधानिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था, संविधान की सुरक्षा पर गंभीर संकट उत्पन्न होते हैं। तो उन संकटों का सामना करने के लिए केंद्र सरकार को अधिक शक्तिशाली बनाया जाता है। तो इन आपातकालीन प्रावधानों के माध्यम से भी हमारी जो संघ की सरकार है, केंद्र की सरकार है, उसको सक्षम बनाया जाता है, उसको शक्तियां प्रदान की जाती हैं ताकि वो संकट का सामना कर सके, संकट से राष्ट्र को छुटकारा दिला सके। इसके लिए बिना किसी संविधान संशोधन के हमारा जो संघात्मक संविधान है वो एकात्मक संविधान में परिवर्तित हो जाता है। राज्यों की जो सारी शक्तियां होती हैं वो केंद्र सरकार के पास चली जाती हैं। वे हमारे संविधान की अनुसूची 7 में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का जो बंटवारा किया गया है वो बंटवारा निरस्त हो जाता है और सारी शक्तियां, राज्यों की शक्तियां भी केंद्र के पास चली जाती हैं। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि हमारा संविधान समय और परिस्थितियों के आधार पर एकात्मक और संघात्मक हो सकता है, जबकि अन्य जो संघात्मक संविधान है जैसे अमेरिका का संविधान, उसमें ऐसा कोई परिवर्तन नहीं होता है। हमारा संविधान सामान्य स्थिति में संघात्मक संविधान है और जो ही कोई आपात स्थिति आती है वो बिना संविधान संशोधन की एकात्मक संविधान में परिवर्तित हो जाता है। तो राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियां हैं वो भाग 18 में दी गई हैं और अनुच्छेद 352 से 360 तक उनका वर्णन किया गया है। तो आइए देखते हैं। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां 3 प्रकार की हैं। पहली है अनुच्छेद 352 में, दूसरा आपातकाल दिया हुआ है अनुच्छेद 356 में और तीसरा आपातकाल दिया है अनुच्छेद 360 में। अनुच्छेद 53, 54, अनुच्छेद 355, अनुच्छेद 357, 358, 359 इन आपातकालीन प्रावधानों से ही संबंधित हैं, जिनको हम आगे देखेंगे। तो पहला जो आपातकाल है उसको राष्ट्रीय आपातकाल बोलचाल की भाषा में कहते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल। और दूसरा जो आपातकाल है उसको बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं? राष्ट्रपति शासन, जो किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने की स्थिति में लगाया जाता है। और तीसरा आपातकाल है वित्तीय आपातकाल, जो देश की वित्तीय स्थिरता खतरे में होने पर लगाया जाता है। तो आज हम चर्चा करेंगे अनुच्छेद 352 में जो राष्ट्रीय आपातकाल है उसके संवैधानिक प्रावधानों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं अनुच्छेद 352 में क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 352 के लिए संविधान में जो शब्दावली दी गई है वो दिया गया है आपात की घोषणा। आपात की घोषणा, आपात की घोषणा। और हम बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय आपातकाल। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। संविधान में जो शब्दावली दी गई है उसका क्या नाम है? आपात की घोषणा। तो अनुच्छेद 352 के तहत आपात की घोषणा कौन करता है हमारे देश में? आपात की घोषणा करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। यानी आपात की घोषणा कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा।
आपात की घोषणा राष्ट्रपति स्वयं करेगा या किसी की सलाह से करेगा या अपने विवेक से कर सकता है? तो आपात की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिमंडल की लिखित सूचना के आधार पर की जाएगी। कैसे की जाएगी? मंत्रिमंडल की लिखित सूचना के आधार पर। मंत्रिमंडल की लिखित सूचना के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल की घोषणा की जाएगी। ये जो प्रावधान है मंत्रिमंडल की लिखित सूचना वाला, ये संविधान में, मूल संविधान में नहीं था। ये 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जोड़ा गया है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा ये प्रावधान जोड़ा गया है। ये प्रावधान इसलिए जोड़ा गया था क्योंकि 1975 में जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था तो इंदिरा गांधी ने मंत्रिमंडल से सलाह किए बिना ही राष्ट्रपति को आपातकाल लगाने का परामर्श दे दिया था। तो इसके कारण ये संविधान में बाद में प्रावधान शामिल कर दिया कि प्रधानमंत्री केवल अकेला ही आपातकाल की घोषणा न करवा दे, मंत्रिमंडल की सलाह के अनुसार आपातकाल लगना चाहिए। तो प्रधानमंत्री को अकेले निर्णय लेने से रोकने के लिए ये प्रावधान बाद में शामिल किया गया है। यहाँ पे जो विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात है वो है मंत्रिमंडल जो शब्द है उसको केवल अनुच्छेद 352 में लिखा गया है। बाकी सब जगह क्या है? मंत्रिपरिषद की बात की गई है। मंत्रिमंडल या कैबिनेट शब्द का उल्लेख सिर्फ अनुच्छेद 352 में हमें देखने को मिलता है, जो कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जोड़ा गया था। अब राष्ट्रपति जो आपात की घोषणा करता है तो इसके पीछे आधार क्या है? राष्ट्रपति किस आधार पर आपात की घोषणा करेगा या मंत्रिमंडल उसको आपात घोषणा करने की जो सूचना देगा, सलाह देगा, उसके पीछे क्या आधार हैं? तो इसके लिए संविधान में 3 आधार दिए गए हैं। पहला आधार है युद्ध। आपातकाल के क्या आधार हैं? किन आधारों पर आपातकाल घोषित किया जा सकता है? तो पहला है युद्ध, दूसरा है बाह्य आक्रमण और तीसरा आधार दिया गया है सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह। इन 3 आधारों पर राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल की घोषणा की जाती है। अब सवाल ये उठता है कि युद्ध होने पर ही आपातकाल घोषित किया जा सकता है या आशंका के ऊपर भी आपातकाल घोषित किया जा सकता है, या सशस्त्र विद्रोह, बाह्य आक्रमण वास्तव में हो तभी घोषित किया जाएगा आपातकाल, या आशंका हो तब भी किया जा सकता है? तो इसका उत्तर है युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह की अगर राष्ट्रपति को आशंका है कि निकट भविष्य में ऐसा कुछ होने वाला है तो आशंका के आधार पर भी राष्ट्रपति आपात की घोषणा कर सकता है। और आशंका के आधार पर जो आपातकाल की घोषणा की जा सकती है ये 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? आशंका के आधार पर आपातकाल की घोषणा। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जोड़ा गया था। आपातकाल से संबंधित जो प्रावधान संविधान में हैं उनमें 44वें संविधान संशोधन के द्वारा बहुत सारे परिवर्तन किए गए थे। तो ये हमें याद रखना चाहिए। एक तो 44वां संविधान संशोधन, एक 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भी इसमें परिवर्तन किया गया था, 38वें संविधान संशोधन के द्वारा भी परिवर्तन किया गया था, लेकिन ज़्यादातर परिवर्तन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा आपातकालीन प्रावधानों में किए गए थे। अब जो आपातकाल राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है, आपात की घोषणा की जाएगी, क्या ये पूरे देश के लिए की जाएगी या किसी अन्य भाग
कुछ भाग में भी आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ये जोड़ा गया था कि पूरे देश में भी आपातकाल की घोषणा की जा सकती है और किसी छोटे, किसी क्षेत्र, किसी भाग या किसी राज्य, उसमें भी आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। इसके बाद में इसमें जो अगला प्रावधान है वो ये दिया गया है कि 3 आधारों पर आपातकाल लगाया जाता है। मान लीजिए पहले युद्ध के आधार पर आपातकाल लगा दिया, तो क्या उसके बाद में किन्हीं दूसरे आधारों पर भी आपातकाल लगाया जा सकता है क्या? तो उत्तर है हाँ। इसका उदाहरण हमें मिलता है 1975 में। आप जानते हो भारत में 1971 में आपातकाल लगाया गया था। आप जानते हो भारत में सबसे पहले आपातकाल लगाया गया था 1962 में। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल सबसे पहले कब लगाया गया था? 1962 में लगाया गया था। 1962 में आपातकाल क्यों लगाया गया था? क्योंकि चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया था। चीन के आक्रमण के कारण। ठीक है। और दूसरा जो आपातकाल लगाया गया था वो आपातकाल लगाया गया था 1971 में। यह आपातकाल पाकिस्तान के आक्रमण के कारण लगाया गया था। पाकिस्तान के आक्रमण के कारण लगाया गया था। और तीसरा आपातकाल लगाया गया था 1975 में। यह आपातकाल लगाया गया था आंतरिक अशांति के आधार पर। आंतरिक अशांति के आधार पर। तो हम यहाँ पे ये बात कर रहे थे कि क्या एक आधार पर आपातकाल लगाया जाता है तो फिर क्या दूसरे आधार पर भी आपातकाल लगाया जा सकता है क्या? तो पहला जो आपातकाल था वो 1962 में लगा था। और कब तक चला था ये? 1962 से 1968 तक। ठीक है। इस समय राष्ट्रपति कौन थे जब आपातकाल लगाया था? उस समय राष्ट्रपति थे राधाकृष्ण, डॉक्टर राधाकृष्ण थे। और प्रधानमंत्री कौन थे इस समय? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। दूसरा जो आपातकाल लगा था 1971 में। इस समय राष्ट्रपति कौन थे? इस समय राष्ट्रपति थे वीवी गिरी। और प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी थी। श्रीमती इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी। दूसरा जो आपातकाल लगाया था ये आपातकाल चला था 1977 तक। 1971 में लगा था और 1977 में यह आपातकाल खत्म हुआ था। अब आप यहाँ पे देखोगे कि 1971 में आपातकाल लगा था, ये चल ही रहा था। और इसके बाद में बीच में दूसरा आपातकाल भी 1975 में लगा दिया गया। यानी दूसरा आपातकाल चल रहा था और इसके साथ ही दूसरे एक आपातकाल की और घोषणा कर दी। तो इसका उत्तर हमें मिल गया कि विभिन्न आधारों पर दोहरा आपातकाल लगाया जा सकता है। क्योंकि ये आपातकाल लगाया था युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर, पहले दो। और तीसरा आपातकाल लगा था आंतरिक अशांति के आधार पर। इसका मतलब ये हुआ कि दोहरा आपातकाल लगाया जा सकता है। और ये प्रावधान किया गया था संविधान में 38वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा। दोहरे आपातकाल का प्रावधान कब किया गया था? 1975 में। यानी दोहरे आपातकाल का प्रावधान कब किया गया? दोहरा आपातकाल लगाया जा सकता है। ये प्रावधान संविधान में 38वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा किया गया था। क्योंकि यहां देखो, दूसरा आपातकाल लगा था 1971 में, समाप्त हुआ 1977 में। तीसरा आपातकाल लगा 1975 में और समाप्त हुआ ये भी 1977 में। तो इसका मतलब दो भिन्न भिन्न आधारों पर एक साथ दोहरा आपातकाल लगाया जा सकता है। अब ये दोहरा आपातकाल लगाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसको हम आगे देखेंगे मूल अधिकारों वाले पार्ट में। जब हम ये देखेंगे कि
आपातकाल का मूल अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है, उस समय इस बात का आपको जवाब मिल जाएगा कि पहले आपातकाल चल ही रहा था, दूसरा क्यों लगाया। यहाँ पे जो देखने वाली बात है कि 1975 में राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। जब तीसरा आपातकाल लगा था उस समय राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। और इस समय भी प्रधानमंत्री कौन थे? श्रीमती इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी। ये जो दो आपातकाल लगे थे ये युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर लगे थे, इसलिए इन आपातकालों को बाह्य आपातकाल कहा जाता है। जब आपातकाल युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर लगता है तो उसको क्या बोलते हैं? बाह्य आपातकाल। तो ये दोनों आपातकाल क्या थे? बाह्य आपातकाल कहलाते हैं। और जब आपातकाल आंतरिक अशांति के आधार पर लगा है या इसकी जगह बाद में दूसरा शब्द बदल दिया गया जिसको बोलते हैं सशस्त्र विद्रोह। आंतरिक अशांति या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर जब आपातकाल लगता है तो इसको क्या बोलते हैं? आंतरिक आपातकाल। तो ये दो प्रकार के आपातकाल हो गए, बाह्य आपातकाल और आंतरिक आपातकाल। आंतरिक अशांति शब्द की जगह 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिया गया था। ये शब्द इसलिए जोड़ा गया था क्योंकि आंतरिक अशांति शब्द परिभाषित नहीं है, उसके अनेक अर्थ निकाले जा सकते हैं। इसलिए स्पष्ट करने के लिए 44वें संविधान संशोधन के द्वारा आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर क्या शब्द जोड़ दिया गया? सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिया गया और आंतरिक अशांति शब्द को संविधान से 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया। तो यह आपको ध्यान रखने की विशेष बात है। सशस्त्र विद्रोह शब्द से पहले क्या शब्द था? आंतरिक अशांति, जिसको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है। अब सवाल ये उठता है कि राष्ट्रपति के द्वारा जो आपात की घोषणा की जाती है, क्या इसका न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है क्या? तो उत्तर है हाँ। राष्ट्रपति के द्वारा जो भी आपातकाल की घोषणा की जाती है उसका न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है। न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है। हालांकि 38वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा इंदिरा गांधी ने संविधान में ये प्रावधान जोड़ दिया था कि आपातकाल की घोषणा का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता, लेकिन उस प्रावधान को वापस 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा चेंज कर दिया और ये जोड़ दिया कि न्यायिक पुनरावलोकन आपातकाल का हो सकता है। तो वर्तमान में स्थिति क्या है? न्यायिक पुनरावलोकन, आपातकाल का न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है। तो ये प्रावधान तो थे आपातकाल की घोषणा से संबंधित। अब देखते हैं आपातकाल की घोषणा का संसदीय अनुमोदन किस प्रकार करवाया जाता है। आप जानते हो हमारे देश में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है जिसमें 3 अंग सरकार के कार्य करते हैं। कार्यपालिका होती है, व्यवस्थापिका होती है और न्यायपालिका होती है। तो लोकतंत्र में सर्वाधिक महत्व किसका होता है? व्यवस्थापिका का होता है। संसद का सर्वाधिक महत्व होता है क्योंकि जो व्यवस्थापिका होती है वो जनता का सर्वोच्च प्रतिनिधित्व करती है। तो आपातकाल की घोषणा जो कार्यपालिका के द्वारा की जाती है उस पर संसदीय नियंत्रण रखने के लिए, जनता का नियंत्रण रखने के लिए उस घोषणा का संसद के द्वारा अनुमोदन जरूरी हो जाता है। और कार्यपालिका शक्तियों को नियंत्रण एवं संतुलन रखने के लिए भी संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए राष्ट्रपति के द्वारा जो आपातकाल की घोषणा की जाती है उसका संसद के द्वारा अनुमोदन होता है, तभी वो घोषणा आगे जारी रह पाती है। तो आइए देखते हैं राष्ट्रीय आपातकाल का संसदीय अनुमोदन कि संसद के द्वारा कितने दिनों में उसका अनुमोदन होना आवश्यक है। तो
सबसे पहले अपन ने देखा आपातकाल की घोषणा, आपात की घोषणा जिसको हमने अभी देखा है। उसके बाद में अभी जो अपन देखेंगे संसदीय अनुमोदन, संसदीय अनुमोदन, और इसके बाद में हम चर्चा करेंगे आपातकाल की समाप्ति, आपातकाल की समाप्ति। तो इस बिंदु पर हमने चर्चा कर ली कि कौन आपातकाल की घोषणा करेगा, किसकी सलाह पर करेगा, कहाँ कहाँ आपातकाल लागू होगा, इसका न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है या नहीं हो सकता, दोहरा आपातकाल लागू किया जा सकता है, आपातकाल लागू करने के क्या आधार हैं। अब अपन देखेंगे आपातकाल की जो घोषणा की जाती है इसका संसदीय अनुमोदन। तो आपातकाल की राष्ट्रपति के द्वारा जो घोषणा की जाती है उसका संसद के द्वारा 1 महीने के अंदर अंदर अनुमोदन करना जरूरी होता है। 1 महीना बोल सकते हैं या 30 दिन बोल सकते हैं, 1 महीना या फिर 30 दिन में संसद के दोनों सदनों के द्वारा अलग अलग आपात की घोषणा का अनुमोदन होना जरूरी होता है। अब मान लीजिए कई बार परिस्थिति ऐसी आती है कि जैसे राष्ट्रपति के द्वारा आपात की घोषणा कर दी जाती है और उस 1 महीने की अवधि में लोकसभा का विघटन हो जाता है या लोकसभा भंग कर दी जाती है, तो क्या होगा? तो इसका उत्तर है कि उस 1 महीने की अवधि में अगर राज्यसभा के द्वारा आपात की घोषणा का अनुमोदन कर दिया जाता है, राज्यसभा के द्वारा अनुमोदन कर दिया जाता है और लोकसभा उस अवधि में भंग हो जाती है, तो क्या होगा? लोकसभा जब दोबारा निर्वाचित होकर आएगी, लोकसभा का जब दोबारा पुनर्गठन होगा, तो उस स्थिति से 1 महीने के अंदर अंदर लोकसभा को आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन करना होगा, तब तो आपातकाल आगे जारी रहता है। और लोकसभा या राज्यसभा दोनों सदनों के द्वारा अलग अलग अनुमोदन करना होता है। एक भी सदन अनुमोदन नहीं करता है तो आपातकाल वहीं समाप्त हो जाता है। तो पहला जो अपना बिंदु है वो यही है कि आपातकाल की घोषणा का 1 महीने या 30 दिन में अनुमोदन होना जरूरी है, दोनों सदनों के द्वारा, लोकसभा के भी द्वारा और राज्यसभा के भी द्वारा। दोनों सदन इसका अलग अलग अनुमोदन करेंगे तो फिर क्या होगा? यह आपातकाल 6 महीने चलेगा। एक बार अनुमोदन करने के पश्चात आपातकाल की अवधि कितनी होगी? 6 महीना। लोकसभा ने भी आपातकाल का अनुमोदन कर दिया, राज्यसभा ने भी आपातकाल के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया, तो आपातकाल की अवधि एक बार में कितनी होगी? 6 महीना। अब 6 महीना तो गुजर गया, उसके बाद में क्या होगा? उसके बाद में दोबारा राज्यसभा और लोकसभा के द्वारा आपातकाल का जो प्रस्ताव है उसका अनुमोदन करना पड़ेगा। अगर कई बार ऐसा होता है कि उस 6 महीने की अवधि में लोकसभा का विघटन हो जाए या लोकसभा भंग हो जाए, क्या होगा? राज्यसभा को तो आपातकाल का अनुमोदन करना होगा, और लोकसभा अगर भंग हो जाती है या विघटन हो जाता है लोकसभा का, तो लोकसभा जब दोबारा चुनकर आती है तो उस दोबारा चुनने के बाद में 1 महीने की अवधि में उसको आपातकाल को जारी रखने का अनुमोदन करना पड़ेगा, तब तो वो आपातकाल आगे फिर 6 महीने के लिए और जारी रहता है। और अगर लोकसभा या राज्यसभा कोई सा भी सदन अनुमोदन नहीं कर पाता है तो वो आपातकाल वहीं समाप्त हो जाता है। इस प्रकार आपातकाल प्रत्येक 6 महीने के बाद में संसद के द्वारा अनुमोदन करना पड़ता है। एक बार अनुमोदन होने के बाद में आपातकाल 6 महीने बढ़ जाता है, फिर 6 महीने बाद में अनुमोदन करना पड़ेगा, फिर 6 महीने बाद में अनुमोदन करना पड़ेगा। तो कितने समय तक आपातकाल को जारी रख सकते हैं, इसकी संविधान में कोई सीमा नहीं दी गई है। अनिश्चित काल तक 6-6 महीने से अनुमोदन करके आपातकाल को बढ़ाया जा सकता है। अब सवाल ये उठता है
कि लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा जो अनुमोदन किया जाता है आपातकाल के प्रस्ताव को जारी रखने का, आपातकाल को जारी रखने के प्रस्ताव का जो अनुमोदन किया जाता है वो किस बहुमत से अनुमोदन किया जाएगा? तो इसका उत्तर है विशेष बहुमत से। किस बहुमत से अनुमोदन होगा? विशेष बहुमत से। राज्यसभा और लोकसभा के द्वारा विशेष बहुमत से अनुमोदन करना पड़ेगा, और वो भी दोनों सदनों के द्वारा अलग अलग। आपातकाल का अनुमोदन करते समय संयुक्त बैठक नहीं होगी, ये आपको ध्यान में रखना है। विशेष बहुमत अलग अलग, संयुक्त बैठक नहीं होगी। संयुक्त बैठक आपातकाल के अनुमोदन के लिए नहीं होगी। दोनों सदनों के द्वारा विशेष बहुमत से अलग अलग पारित करवाना पड़ेगा। विशेष बहुमत पर हमने चर्चा की थी संविधान की विशेषताओं में, दोबारा देख लो। विशेष बहुमत में 2 शर्तें पूर्ण करना जरूरी होता है। सदन की, किसी भी सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत, किसी भी सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत, और दूसरी शर्त होती है उपस्थित और मतदान करने वाले, उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, सदस्यों का 2/3 बहुमत। इस बहुमत से लोकसभा और राज्यसभा को, दोनों को आपातकाल को जारी रखने का प्रस्ताव का अनुमोदन करना होगा। और ये जो प्रावधान किया गया है कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों को विशेष बहुमत से अनुमोदन करना होगा, ये 44वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रावधान जोड़ा गया था। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा ये प्रावधान जोड़ा गया था कि आपातकाल का अनुमोदन संसद के द्वारा विशेष बहुमत से किया जाएगा। इसके बाद में तीसरी बात देखिए, तीसरी बात आती है कि आपातकाल की समाप्ति कैसे होती है। ये जो प्रावधान है ये अपन देखेंगे। पहले हमने देखा आपातकाल की घोषणा के क्या आधार हैं, कौन करता है। फिर हमने देखा कि संसदीय अनुमोदन कितने दिन में आवश्यक होता है। फिर अगली बात है आपातकाल की समाप्ति कैसे की जाती है। तो आपातकाल की समाप्ति के 3 मुख्य आधार हैं। देखिए कौन कौन से आधार हैं। पहला, अगर राष्ट्रपति आपातकाल को समाप्त करने की घोषणा कर दे। पहला तरीका क्या है? राष्ट्रपति आपातकाल समाप्ति की घोषणा कर दे तो आपातकाल समाप्त हो सकता है। पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है लोकसभा के द्वारा या राज्यसभा के द्वारा आपातकाल को जारी रखने के प्रस्ताव को समाप्त कर दिया जाए, अस्वीकार कर दिया जाए। लोकसभा या राज्यसभा के द्वारा आपातकाल के जारी रहने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया जाए, प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया जाए। यानी इसका अर्थ यह है कि संसद आपातकाल के जारी रहने के प्रस्ताव का अनुमोदन नहीं करे तो आपातकाल वहीं समाप्त हो जाएगा। पहला तरीका है राष्ट्रपति आपातकाल को समाप्त करने की घोषणा कर दे। और तीसरा तरीका क्या है? देखिए, आपातकाल को समाप्त करने का तीसरा तरीका है कि लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 1/10 सदस्य, लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 1/10 सदस्य
अगर हस्ताक्षर करके लोकसभा के अध्यक्ष को नोटिस दे दें कि एक ऐसी बैठक बुलाई जाए जिसमें हम आपातकाल को समाप्त करेंगे, या अगर लोकसभा अधिवेशन में नहीं है तो वो 1/10 सदस्यों के हस्ताक्षर वाला नोटिस राष्ट्रपति को दे दिया जाए। उस स्थिति में 14 दिन के भीतर लोकसभा की बैठक बुलाई जाएगी और उस बैठक में लोकसभा के द्वारा आपातकाल को जारी रखने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया जाता है, तो आपातकाल वहीं समाप्त हो जाता है। ये प्रावधान 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में जोड़ा गया था। तो प्रावधान क्या है? अब यहाँ पे जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि यहाँ पे जो संसद के द्वारा आपातकाल की समाप्ति की जाएगी लोकसभा के द्वारा, वो किस बहुमत के द्वारा की जाएगी? सामान्य बहुमत के द्वारा। और अनुमोदन किया जाएगा वो विशेष बहुमत के द्वारा। और लोकसभा के द्वारा आपातकाल की समाप्ति करने की जो प्रस्ताव पर वोटिंग की जाएगी वो कैसे किया जाएगा? सामान्य बहुमत। सामान्य बहुमत का मतलब जितने सदस्य सदन में उपस्थित हैं उनका आधा से एक ज्यादा। मान लीजिए सदन में 100 सदस्य उपस्थित हैं तो 100 का आधा हो गया 50 और एक ज्यादा कितना हो गया? 51 सदस्य उस प्रस्ताव को पारित कर देंगे तो आपातकाल समाप्त हो जाएगा। मान लीजिए सदन में 200 सदस्य उपस्थित हैं तो 200 का बहुमत कितना होगा? 101। आधे से एक ज्यादा वो क्या होता है? सामान्य बहुमत होता है। तो आपातकाल की समाप्ति सामान्य बहुमत के द्वारा की जाएगी। आपातकाल का अनुमोदन विशेष बहुमत के द्वारा किया जाएगा। आपातकाल के अनुमोदन की शक्तियां दोनों सदनों के पास हैं और समाप्ति की शक्ति सिर्फ लोकसभा के पास है। ये दोनों विशेष रूप से ध्यान रखने वाली बात है। अब देखते हैं अपने आपातकाल का प्रभाव क्या पड़ता है। आपातकाल का शासन पर क्या प्रभाव पड़ता है? कैसे आपातकाल में संघात्मक संविधान एकात्मक संविधान में परिवर्तित होता है और आपातकाल का लोकसभा और राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद इनके कार्यकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है और हमारे मूल अधिकारों पर आपातकाल कैसे प्रभाव डालते हैं। तो अगली बात हम ये देखेंगे आपातकाल के प्रभाव। अगली बात है आपातकाल के प्रभाव। आपातकाल के यानी जो राष्ट्रीय आपातकाल है उसका क्या प्रभाव पड़ता है? आपातकाल के प्रभाव। आपातकाल के प्रभावों को हम 3 बिंदुओं के अंतर्गत देखेंगे। पहला हम देखेंगे केंद्र और राज्यों के संबंधों पर प्रभाव। केंद्र राज्य संबंधों पर प्रभाव या संघात्मक शासन पर प्रभाव, यूं भी बोल सकते हैं संघात्मक शासन पर प्रभाव। दूसरा प्रभाव हम देखेंगे लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल पर। लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है। और तीसरी बात हम देखेंगे मूल अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है। मूल अधिकारों पर प्रभाव। तो आपातकाल का इन 3 बिंदुओं के अंतर्गत हम प्रभाव जानने की कोशिश करेंगे। तो पहला हम देखेंगे केंद्र राज्य संबंधों पर प्रभाव। तो आइए अगली स्लाइड में देखते हैं। केंद्र राज्य संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखो आपातकाल का केंद्र राज्य संबंध। केंद्र और राज्यों के मध्य कई प्रकार के संबंध होते हैं। कार्यपालिकीय संबंध, कार्यपालिकीय संबंध, विधायी संबंध और तीसरे हैं वित्तीय संबंध। इन तीनों पर आपातकाल का क्या प्रभाव पड़ता है। कार्यपालिकीय और विधायी संबंधों के
प्रावधान दिए गए हैं अनुच्छेद 353 में। 352 में तो आपातकाल की घोषणा दी गई है। 353 में कार्यपालिकीय और विधायी संबंधों की बात की गई है और अनुच्छेद 354 में वित्तीय संबंधों की बात की गई है कि वित्तीय संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहला अपन देखते हैं कार्यपालिकीय संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ता है आपातकाल का। तो जब राष्ट्र में आपातकाल की घोषणा की जाती है, देश में आपातकाल की घोषणा की जाती है, तो केंद्र सरकार राज्य सरकारों को उनकी कार्यपालिकीय शक्ति के प्रयोग करने के तरीके के बारे में निर्देश दे सकती है। राज्य की सरकार को क्या निर्देश देगी, यानी केंद्र की जो कार्यपालिका होगी, केंद्र सरकार होगी, वो राज्य की कार्यपालिका को शक्तियों के प्रयोग के तरीके के बारे में निर्देश देगी। प्रयोग के तरीके के बारे में निर्देश देगी, यानी राज्य की सरकार किस प्रकार अपनी कार्यपालिकी शक्तियों का प्रयोग करे, उस तरीके के बारे में केंद्र की सरकार राज्यों को निर्देश देगी। नंबर 1, यानी केंद्र राज्य संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ता है आपातकाल का। पहला प्रभाव पड़ता है कि केंद्र की सरकार राज्यों की सरकारों को अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के तरीके के बारे में निर्देश दे सकती है। दूसरा प्रभाव देखिए विधायी शक्तियों पर। विधायी शक्तियों पर क्या प्रभाव पड़ता है। विधायी शक्तियों पर देखिए, विधायी शक्तियों पर आपातकाल का क्या प्रभाव पड़ता है। जब आपातकाल लागू होता है देश में, तो संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। जब भी देश में आपातकाल लागू होता है तो संसद के पास क्या अधिकार आ जाते हैं। संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि राज्य सूची के विषय समवर्ती सूची की तरह हो जाएंगे, क्योंकि समवर्ती सूची में राज्य भी कानून बना सकते हैं, केंद्र भी कानून बना सकती है। और ज्यों ही आपातकाल लगता है देश में, राष्ट्रीय आपातकाल, तो संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त कर लेती है। तो क्या राज्य सूची पर राज्यों का अधिकार समाप्त हो जाता है क्या। तो उत्तर है नहीं। राज्य भी राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकते हैं और केंद्र की सरकार भी आपातकाल में राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकते हैं। लेकिन दोनों में टकराव हो जाए तो किसका कानून मान्य होगा। टकराव हो जाए तो संसद के द्वारा बनाया हुआ कानून मान्य होगा। अब मान लीजिए संसद ने कोई कानून बना दिया है आपातकाल में, तो वो कितने दिनों तक चलेगा। तो वो कानून आपातकाल के समाप्त होने के 6 महीने तक चलेगा। जो ही आपातकाल समाप्त होता है उसके 6 महीने तक तो संसद के द्वारा राज्य सूची पर जो कानून बनाया गया वो चलेगा और 6 महीने के बाद में वो समाप्त हो जाएगा। तो क्या राज्य की विधानसभा निलंबित रहती है क्या। उत्तर है नहीं। आपातकाल में जो राष्ट्रीय आपातकाल है उसमें राज्य की सरकार निलंबित नहीं रहती है। राज्य की विधानसभा निलंबित नहीं रहती है, न राज्य की कार्यपालिका निलंबित रहती है। दोनों ही निलंबित अवस्था में नहीं रहती हैं, दोनों ही अपना कार्य करती रहती हैं। अब मान लीजिए संसद का सदन नहीं चल रहा है, संसद नहीं चल रही है, तो क्या राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी किया जा सकता है क्या। हाँ, जब आपातकाल लागू हो देश में और संसद अधिवेशन में नहीं है तो राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी किया जा सकता है। ये जो कार्यपालिकीय और विधायी
शक्तियां हैं जो सारी की सारी संसद के पास चली गई हैं, इन शक्तियों का प्रयोग संसद देश के उस भाग या उस राज्य में भी कर सकती है जहां पे आपातकाल लागू नहीं किया गया है। मान लीजिए देश के किसी भाग में राष्ट्रीय आपातकाल लागू है या किसी राज्य में आपातकाल लागू है, तो केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों को जो निर्देश दिए जाएंगे कार्यपालक शक्तियों के प्रयोग करने के तरीके के बारे में, और संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का जो अधिकार प्राप्त करेगी, ये उन राज्यों पर भी लागू होंगे जहां पे आपातकाल की घोषणा नहीं की गई है। समझ आ गई बात? यानी जो कार्यपालक और विधायी शक्तियों का प्रयोग संसद उस भाग में भी कर सकती है जहां पे आपातकाल लागू नहीं है। ये प्रावधान संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था कि संसद के द्वारा कार्यपालिकी और विधायी शक्तियों के जो अधिकार प्राप्त किए हैं आपातकाल में, वो उस राज्य या उस क्षेत्र पर भी लागू कर सकती है जहां पे आपातकाल की घोषणा लागू नहीं है। तो ये विशेष रूप से ध्यान रखने वाली बात है। तीसरा जो प्रभाव पड़ता है राष्ट्रीय आपातकाल का, वो है वित्तीय संबंधों पर। जब देश में आपातकाल लागू होता है, राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है, तो राष्ट्रपति केंद्र और राज्यों के मध्य करों के बंटवारे से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को परिवर्तित कर सकते हैं। केंद्र और राज्यों के मध्य करों से बंटवारे से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों में भी परिवर्तन कर सकते हैं। यानी संविधान के द्वारा केंद्र और राज्यों के मध्य जो करों का बंटवारा होता है वो भी राष्ट्रपति समाप्त कर सकता है। राष्ट्रपति चाहे तो राज्यों को दिए जाने वाले कर पूरे समाप्त कर सकता है या करों में कटौती कर सकता है। जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो तो वित्तीय प्रावधानों में ये संशोधन राष्ट्रपति के द्वारा किए जा सकते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा ऐसा कोई आदेश जारी किया जाता है तो उसको संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन करवाना पड़ता है। तो ये राष्ट्रपति के द्वारा जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है उसका केंद्र राज्य संबंधों पर प्रभाव पड़ता है। फिर अगला जो प्रभाव है वो देखिए लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल पर आपातकाल का क्या प्रभाव पड़ता है। तो लोकसभा और राज्यसभा का कार्यकाल आपातकाल में एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। एक बार में कितना बढ़ाया जा सकता है? 1 वर्ष। लोकसभा का कार्यकाल भी 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है एक बार में, विधानसभा का कार्यकाल भी एक बार में 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है, जो आपातकाल समाप्त होने के बाद में 6 महीने तक प्रभावी रहता है। राज्यसभा और विधान परिषदों का कार्यकाल तो स्थायी रहता है, बढ़ाने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है, लेकिन इनका कार्यकाल आपातकाल में एक बार में 1 वर्ष कितने भी समय के लिए कितनी भी बार बढ़ाया जा सकता है। कि अभी तक कार्यकाल बढ़ा है क्या कभी? 5वीं विधानसभा का कार्यकाल 5वीं लोकसभा का कार्यकाल 1976 में खत्म हो रहा था, मार्च 1976 में। तो 5वीं लोकसभा का कार्यकाल 2 बार 1-1 वर्ष बढ़ाया गया था। पहली बार बढ़ाया गया था मार्च 1977 तक, दूसरी बार बढ़ाया गया था मार्च 1978 तक। तो 5वीं लोकसभा का कार्यकाल राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान 2 बार बढ़ाया गया था। हालांकि 10 महीने बाद में लोकसभा के चुनाव घोषित हो गए थे, तो मार्च 1976 में जो लोकसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा था उसको मार्च 77 तक बढ़ाया गया था 1 वर्ष, उसके बाद में मार्च 78 तक 2 बार बढ़ाए गए थे।
इसके बाद में देखिए मूल अधिकारों पर राष्ट्रीय आपातकाल का क्या प्रभाव पड़ता है। तो आइए देखते हैं मूल अधिकारों पर राष्ट्रीय आपातकाल का प्रभाव। मूल अधिकारों पर राष्ट्रीय आपातकाल का प्रभाव। देखिए मूल अधिकारों पर राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव को अनुच्छेद 358 और अनुच्छेद 359 में दिया गया है। दो अनुच्छेद हैं जिसमें आपातकाल का मूल अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है दिया गया है कि जब आपातकाल युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर आपातकाल की घोषणा की जाती है तो अनुच्छेद 19 में दिए गए सभी मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। अनुच्छेद 19 में दिए गए मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। जब देश में आपातकाल की घोषणा की जाती है तो घोषणा के साथ ही अनुच्छेद 19 में जो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं या अनुच्छेद 19 में दिए गए मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा किसी आदेश अलग से जारी करने की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। ये प्रावधान दिए गए अनुच्छेद 358 में। अनुच्छेद 368 में क्या प्रावधान दिया गया है? अनुच्छेद 68 में कहा गया है कि युद्ध, बाह्य आक्रमण और आंतरिक और सशस्त्र विद्रोह। अनुच्छेद 359 में क्या प्रावधान दिए गए हैं कि युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सारे मूल अधिकार का क्रियान्वयन निलंबित हो जाता है। देखिए अनुच्छेद 359 में क्या दिया गया है। अनुच्छेद 359 में क्या प्रावधान दिए गए हैं? देखिए अनुच्छेद 359 ये कहता है कि जब युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल लागू किया जाता है तो भाग 3 में जो मूल अधिकार हैं उनका क्रियान्वयन निलंबित हो जाता है। क्या निलंबित हो जाता है? मूल अधिकारों का क्रियान्वयन निलंबित हो जाता है। मूल अधिकारों का क्रियान्वयन निलंबित हो जाता है। निलंबित हो जाता है। किन आधारों पर आपातकाल लगता है तब मूल अधिकारों का क्रियान्वयन निलंबित होता है? तो इसमें दिया गया है बाह्य आक्रमण। जब आपातकाल युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगता है तो मूल अधिकारों का क्रियान्वयन निलंबित हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब मूल अधिकारों का हनन होता है तो न्यायालय में जाने का अधिकार समाप्त हो जाता है। यहाँ जो ध्यान रखने वाली बात है वो है, देखो यहाँ भी युद्ध और बाह्य आक्रमण दे रखा है, यहाँ भी युद्ध और बाह्य आक्रमण दे रखा है। इसका मतलब ये प्रावधान कब लागू होते हैं? जब केवल सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल लगता है तभी ये प्रावधान लागू होते हैं। यानी आंतरिक आपातकाल जब लगता है तब सारे मूल अधिकारों का क्रियान्वयन निलंबित हो जाता है, सिर्फ 2 मूल अधिकारों को छोड़कर। अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 में जो मूल अधिकार दिए गए हैं, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20, जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21, उन 2 मूल अधिकारों को छोड़कर सारे मूल अधिकारों का क्रियान्वयन निलंबित हो जाता है। यानी मूल अधिकार तो रहते हैं लेकिन वो क्रियान्वित नहीं हो सकते। मूल अधिकार जीवित रहते हैं लेकिन हम हनन होने पर कोर्ट नहीं जा सकते। ये प्रावधान अनुच्छेद 359 में किया गया है। किस आधार पर?
आपातकाल लगता है तब किया गया है सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। और जब युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर मूल आपातकाल लगता है तो कौन से मूल अधिकार निलंबित होते हैं? सिर्फ 19 वाले। तो इससे पहले हमने एक बार चर्चा की थी कि दोहरा आपातकाल लगाने की क्या आवश्यकता है। 1971 में जब आपातकाल था तो 1975 में दोबारा आपातकाल क्यों लगाया? इसका कारण यहां दिखता है। 1971 में जो आपातकाल लगाया था उसके कारण केवल 19 को ही निलंबित किया गया था, बाकी मूल अधिकार निलंबित नहीं होते हैं। तो जब आपातकाल लगाया 1975 में, तो इंदिरा गांधी ने दूसरा जो आपातकाल लगाया था उसका कारण हमें यहाँ मिलता है, क्योंकि ये आंतरिक आपातकाल है जो कि 1975 में इंदिरा गांधी ने लगाया था। 1971 का आपातकाल चल ही रहा था और उसके बावजूद आंतरिक आपातकाल लगाया था। उसका कारण ये हमें यहाँ मिलता है, क्योंकि उस समय लोग कोर्ट में जा रहे थे, तो उनको कोर्ट में जाने से रोकने के लिए इंदिरा गांधी ने आंतरिक आपातकाल लगाया था, दोहरा आपातकाल लगाया था, ताकि लोग कोर्ट में ही नहीं जा सकें। क्योंकि जब भी सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल लगता है तो मूल अधिकारों का क्रियान्वयन निलंबित हो जाता है, कोर्ट में जाने का अधिकार समाप्त हो जाता है, मूल अधिकार तो बने रहते हैं। तो उसका उत्तर ये है। और सशस्त्र विद्रोह या अनुच्छेद 359 के अधीन अनुच्छेद 20 और 21 में दिए गए मूल अधिकारों का क्रियान्वयन किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं होता है, ये दोनों मूल अधिकार बने रहते हैं। ये प्रावधान किया गया था 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। अनुच्छेद 359 के अंतर्गत कौन कौन से मूल अधिकार और कितनी अवधि तक उनका क्रियान्वयन निलंबित रहता है? जितना राष्ट्रपति के आदेश में जिन जिन मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है और जितनी अवधि दी गई है। यहाँ तो राष्ट्रपति के द्वारा किसी आदेश करने की आवश्यकता नहीं रहती है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ वही मूल अधिकारों का क्रियान्वयन निलंबित होगा जो राष्ट्रपति अपने आदेश में उल्लेखित करे। यहाँ राष्ट्रपति को आदेश करने की आवश्यकता होती है। राष्ट्रपति आदेश में जिन मूल अधिकारों का नाम लिख देगा उनका क्रियान्वयन निलंबित हो जाता है। और कितनी अवधि के लिए? या तो आपातकाल की संपूर्ण अवधि के लिए, या राष्ट्रपति अपने आदेश में जितनी अवधि लिख देगा, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, उतनी अवधि के लिए मूल अधिकारों का क्रियान्वयन निलंबित हो जाता है। तो इस प्रकार राष्ट्रीय आपातकाल का मूल अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है, दोनों अनुच्छेदों में अलग अलग बातें दी गई हैं। दोबारा देख लीजिए, 358 के अंतर्गत सिर्फ अनुच्छेद 19 में दिए गए मूल अधिकार निलंबित होते हैं। अनुच्छेद 359 में अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर बाकी सारे मूल अधिकारों का क्रियान्वयन निलंबित हो जाता है। मूल अधिकार जीवित रहते हैं, उनका हनन होने पर कोर्ट नहीं जा सकते। यहाँ पे मूल अधिकार ही निलंबित हो जाते हैं, जीवित ही नहीं रहते हैं। कौन से? सिर्फ अनुच्छेद 19 वाले। और यहाँ पे राष्ट्रपति को अलग से आदेश करने की आवश्यकता पड़ती है। जिन मूल अधिकारों का उल्लेख उस आदेश में होता है वही मूल अधिकारों का क्रियान्वयन निलंबित होता है, बाकी सब बने रहते हैं। अनुच्छेद 20-21 किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार सारे जो राष्ट्रीय आपातकाल हैं, इस प्रकार राष्ट्रीय आपातकाल का मूल अधिकारों पर यह प्रभाव हमें दिखाता है। तो हमने अनुच्छेद 352 देख लिया। अनुच्छेद 352 जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा थी। अनुच्छेद 353 था जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल का विधायी और कार्यपालक शक्तियों पर प्रभाव पड़ा था। अनुच्छेद 354 इसमें विधायी वित्तीय शक्तियों पर प्रभाव दिखाया गया था। अनुच्छेद 358 और अनुच्छेद 359 जिसमें मूल अधिकारों पर आपातकाल का प्रभाव बताया गया है। बाकी के आपातकाल संवैधानिक तंत्र की विफलता यानी राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल को अगली क्लास में हम देखेंगे।